Hello students, today we continue our chapter that is accounting terms. In previous video we completed 6 points. So today we start from the point number 7. What do you mean by the receipts? Receipt is the amount received or receivable for selling assets, goods or rendering services. मतलब जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, एसेट्स भी सेल कर सकते हो, गुड्स भी सेल कर सकते हो, सर्विस भी रेंडर कर सकते हो. इट मीन्स हमें जो भी टोटल अमाउंट जितना भी रिसीव हो रहा है उसे हम बोलेंगे रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जस्ट बाद में इसका अपोजिट आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेवेन्यू एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल. अब यहाँ पर अपन रेवेन्यू रिसिप्ट्स को डिस्कस करते हैं. It is the amount received or receivable in the normal course of the business. They are shown in the trading account and profit and loss account. Example, amount received or receivable against sale of goods or rendering of services, interest on fixed deposits or investments. देखो हमने यहाँ कहीं नहीं लिखा है the sale of asset. रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो आप अर्न करते हो, जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर की नहीं होनी चाहिए, वो टेम्पररी फिनोमिना नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए. मतलब हम सेल्स रेगुलर करेंगे, हम सर्विस, अगर हमारी प्रोफेशनल फर्म है तो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन एफडी और फिक्स डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट एवरी ईयर मिलता रहेगा. तो मतलब जो रिकरिंग नेचर का हो, जो हमारे बिजनेस के एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. और ये हमेशा कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में. ओके, देन सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट. अब यहाँ पर भी कुछ रिसीव होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट कैसे होगा. इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर. वो रेवेन्यू नेचर के नहीं होने चाहिए, मतलब नॉन रिकरिंग होने चाहिए, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं होते. वो कौन से होंगे. दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी. अब ये देखो बैलेंस शीट में शो होता है कैसे. एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट. मैंने वर्ड क्या यूज, एसेट, मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट. इन्वेस्टमेंट अगर मेरे लॉन्ग टर्म है तो एसेट्स, और लोन अगर मैंने किसी लॉन्ग टर्म पे लोन टेकन अगर मैंने लिया उसको बाय पेमेंट कर रहा हूँ, लोन टेकन का आप क्या कर रहे हो, कैपिटल रिसिप्ट. अब ये सारा का सारा किसी से आप लोन ले रहे हो तो आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया. तो ये सब आपका क्या हो रहा है, कैपिटल रिसिप्ट है, जो बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है, जो एसेट्स को इफेक्ट कर रहा है. अगर आप किसी से लोन लोगे तो हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट है. ओके, अगर आप कोई मशीनरी परचेज करते हो, यहाँ पर ये देखो सेल, सॉरी सर यहाँ क्या रिसिप्ट के केस में आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो. सेल क्या कर रहे हो, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर. अगर आप एसेट सेल करके कुछ भी अमाउंट रिसीव्ड आपको हो रहा है या होने वाला है, रिसीवेबल है, तो कुछ जो भी रिसिप्ट है जो अगेंस्ट एसेट है, तो ये सारी क्या होगी, कैपिटल. जो अगेंस्ट एसेट नहीं है वो सारी क्या है, रेवेन्यू, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग. इट मीन्स रेवेन्यू नेचर कौन सा हुआ, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं. सेकेंडरी कैपिटल क्या हुआ, अगर मैं वर्ड यूज़ लूँगा आपके पास कई बार इन क्लास और इन वीडियोज़, क्या बोलूँगा मैं वहाँ पर, कैपिटल एसेट. अब कैपिटल एसेट क्या हुआ, इट मीन्स हमने ऐसी कैपिटल से जिससे एसेट जनरेट हुई है, ये सारी की सारी मेरी कैपिटल एसेट है. मशीनरी क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट मैंने मशीनरी में इन्वेस्ट किया, ये मेरी एसेट है, मैं इसे सेल नहीं करने वाला हूँ, इससे मैं प्रोडक्शन करूँगा, ये मेरी एसेट है. तो इन्हें बोलते हैं कैपिटल एसेट्स भी बोला जाता है. मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स जो हम डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, सेल के लिए नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इनका यूज़ किया जाता है. तो ये सारे की सारी एसेट्स थी. अगर आप कोई भी एसेट सेल करते हो तो आपकी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट. और अगर गुड्स सेल करोगे या सर्विस रेंडर करोगे, जो डे टू डे आपका बिजनेस है, कुछ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अगर वर्क कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, अब हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर. मैंने कहा था ना अभी आपको, जिस तरीके से आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट थी, वैसे ही आपके पास देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है. एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पर देखना, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जब हम एसेट सेल करते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें रिसीव होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब हम एसेट परचेज करेंगे. सिंपल, इट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूव इन द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. या तो फिर हमने कोई नई एसेट्स परचेज की है, या कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स तो हमने बहुत हैवी अमाउंट एक्सपेंडिचर करके उसे रिन्यू किया है, उसे रिपेयर नहीं किया है, उसे न्यू कंडीशन में लेके आए. मशीन को वापस न्यू कंडीशन में लाना होता है तो हैवी एक्सपेंडिचर होता है, तो मशीन की वैल्यू बढ़ाता है, मशीन की कॉस्ट बढ़ाता है. या तो फिर मशीन की एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट बढ़ा दी आपने, या फिर नई मशीन परचेज किया, नई एसेट परचेज की है, तो ये क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, एग्जाम्पल्स, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स,
परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट मीन्स आप कुछ भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप एसेट सेल कर रहे हैं तो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि वो सारी कैपिटल एसेट है वो आपकी। कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सिंपल सी ये सारी की सारी कहाँ दिखाई जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो आप एसेट परचेज कर रहे हो, एसेट परचेज करोगे तो एसेट साइड में शो करना होगा, और एसेट साइड कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होगा जो रूटीन होगा, डे टू डे होगा, रिकरिंग नेचर का होगा, ऑपरेटिंग का होगा, जिस फील्ड में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी है। ओके, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। विद इन 12 मंथ्स के अंदर वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। ये हमारा ऑपरेटिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, ये सारे के सारे नॉर्मल जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे हमारे बिजनेस में, किसी को आपने सैलरी वेजेस पे की है, तो जितने भी एक्सपेंडिचर है, जो रूटीन एक्सपेंडिचर है, जो डेली एक्सपेंडिचर है, और वो करंट ईयर में एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब आप वो सर्विसेज करंट ईयर में यूज़ कर रहे हैं, तो सारा का सारा क्या होगा, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे। इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप जो भी मटेरियल परचेज करोगे, मैंने वर्ड लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो सेल हुई है उस गुड्स का कॉस्ट, वो हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स आपने जो भी परचेज किए हैं उसकी कॉस्ट रिलेटेड से जितना सेल हुआ है वो करंट ईयर का क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं सारा नहीं कर रहा हूँ, जितना सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट। ओके, एंड देन सैलरीज जो हम रेगुलर पे करेंगे, रेंट हमें बिजनेस के लिए, अगर कोई ऑफिस आपने रेंट पे ले रखा है, रेंट पे करो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर रेगुलर पे करोगे, वेजेस, कुछ भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो भी आप रेगुलर पे कर रहे हो और जो करंट ईयर में एक्सपायर हो रहे हैं, वो सारा का सारा क्या हो गया, रेवेन्यू। जो मतलब बिजनेस रन करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे कौन से हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ ट्रेडिंग P&L में शो करते थे, उसी तरीके से क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहाँ शो करोगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। ये हम फर्दर स्टडीज में और पढ़ेंगे। देन थर्ड एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पर देखो रिसिप्ट 2 थी बट एक्सपेंडिचर यहाँ 3 हो रहे हैं। थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था फिक्टिशियस एसेट्स, सेम वही पॉइंट यहाँ रिपीट हो रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। नेचर में ये कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इज रिटर्न ऑफ और चार्ज in more than one accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will accrue in more than one financial year। देखो मैंने ये कहा था रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट क्या है, रेवेन्यू है। मैंने इसे एसेट जनरेट क्यों की, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर होगा। तो अभी इसको मैंने क्या बोल दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का हो, वो सारा का सारा P&L अकाउंट में जाना चाहिए, बट पार्टली क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर में मिल रहा है, इसलिए हम उसे एज अ फिक्टिशियस एसेट्स के नेम पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सेम एज फिक्टिशियस एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका बेनिफिट फ्यूचर ईयर्स तक मिलेगा, फ्यूचर 4, 3, 5 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप सारा एक्सपेंडिचर का जो भी एडवर्टाइजमेंट का सारा एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं करोगे, जितना बेनिफिट दे रहा है उतने ईयर्स में राइट ऑफ होगा। ओके, तो ये वो हमारे पास थर्ड एक्सपेंडिचर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। देन द नेक्स्ट इज रेवेन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स, फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड फ्रॉम द यूज ऑफ बाय द अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड। इट मीन्स यहाँ पे देखो आपको ऐसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, मतलब मैंने बोल्ड किया क्या यहाँ पर ब्लैक क्लियरली, ग्रॉस इनफ्लो मतलब सारा जितना भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो आपकी रेवेन्यू है। अब आपने बोला रेवेन्यू रिसिप्ट था हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट था, यहाँ वर्ड ओनली रेवेन्यू, रिसिप्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ। अगर आप किसी बिजनेस में जाते हो, आप पूछोगे आपकी रेवेन्यू कितनी है, आपके बिजनेस की रेवेन्यू कितनी है, तो इट मीन्स आप उससे क्या पूछ रहे हो कि आपने टोटल इनफ्लो कितना है आपके पास, ग्रॉस इनफ्लो कितना है, आपने कितना अर्न किया है। अब ये बिजनेस से भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है, ऑपरेटिंग भी हो सकता है।
मतलब एसेट सेल की और एसेट्स पर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो भी मैं बोलूँगा मेरे रेवेन्यू का पार्ट है। भैया लास्ट ईयर मैंने 10 लाख का अर्निंग की है, मेरी रेवेन्यू ही है। अब इस रेवेन्यू के अंदर ऑपरेटिंग भी आ रहा है और नॉन ऑपरेटिंग, मतलब टोटल अर्निंग इज इक्वल टू रेवेन्यू। इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्लियर लिखा है, क्योंकि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग जितना भी आपने अर्न किया वो सारा का सारा क्या हो गया, रेवेन्यू। एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस? एक्सपेंडिचर क्या होता है, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, बहुत लार्ज अमाउंट हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो पार्ट करंट ईयर में एक्सपायर हो रहा है उसे बोलेंगे एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंडिचर का ही पार्ट क्या होता है, एक्सपेंस, जो करंट ईयर में एक्सपायर होता है। अब यहाँ पर एक्सपेंस इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेट द रेवेन्यू, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए जो आपने एक्सपेंस, जो कॉस्ट आपने इनकर्ड की उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। इट मे बी कैश पेमेंट सच है सैलरी, वेजेस, रेंट, सीधी सी बात है ये सारा पेमेंट करोगे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तब आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को आप यूज़ किए जा रहे हो, उसका जो पार्ट करंट ईयर में राइट ऑफ करने वाले हो एज अ डेप्रिशिएशन, तो वो भी मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ द करंट एसेट्स, अगर डेटर्स जिनसे हमारा पैसा ड्यू, जिनसे हम पैसा मांगते हैं, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है और वो नहीं करेगा इन फ्यूचर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। तो ये मेरे बिजनेस का लॉस है, ये भी मेरा क्या हो गया, एज अ एक्सपेंस में इसे राइट ऑफ P&L अकाउंट से करूँगा। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, अगर आपने कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किया है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो ये भी मेरा एज अ एक्सपेंस है, तो मुझे ये भी P&L में से राइट ऑफ करना होगा। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, ये भी हमारा मेन एक्सपेंस है जिससे हमारा बिजनेस रन करेगा। एक्सपेंस इज अ चार्ज और डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होते हैं, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, और कहाँ हो रहे हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। अब मैंने यहाँ 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस ये वापस रिपीट करेंगे हम फ्यूचर और आने वाले चैप्टर्स के अंदर, और भी खूब सारे अदर इनकम्स भी होगी, बट अभी यहाँ पे इनको फोकस करके डायरेक्ट क्लियर करते हैं। प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड वर्ड से पता चल रहा है कि एडवांस, और एक्सपेंस आपने कहीं एडवांस कर दिया है। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, मतलब हमें बेनिफिट अभी हमने नहीं किया, बेनिफिट हम कब लेंगे इनका, फ्यूचर ईयर और ईयर्स में। मतलब आपने किसी को भी एडवांस पे किया है तो आपकी एसेट जनरेट होती है, तो प्रीपेड हमारे लिए एक एसेट बन के आती है, और हम कभी भी एक्सपेंडिचर एडवांस पे करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज़ एन एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड, मतलब आपने उनकी सर्विस यूज़ की है बट आपने पे नहीं किया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोस्ट पेड, और कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल। पोस्ट पेड फ़ोन के अंदर क्या होता है, प्रीपेड फ़ोन में हमें एडवांस पे करना होता है तो हम वापस भी इन कैश करवा सकते हैं, बट आउटस्टैंडिंग के अंदर क्या हो गया, आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है। आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, आपने सर्विस को यूज़ किया बट पे नहीं किया है। एक्सपेंसेस हैज़ बीन इनकर्ड, इनकर्ड हो चुके हैं बट हैज़ नॉट बीन पेड, बट आपने अभी तक पे नहीं किए, तो इन्हें बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 10th पॉइंट, दैट इज इनकम। इनकम इज द टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि मैंने टोटल कितना अर्न किया, ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू नहीं। रेवेन्यू का मैंने बोला था ग्रॉस इनफ्लो, उस मैंने माइनस आउटफ्लो नहीं किया था, जितना भी रिसीव हुआ वो रेवेन्यू था, बट यहाँ पर क्या बोला है, इनकम, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। रेवेन्यू तो आपकी बहुत सारी थी बट उसमें से कुछ एक्सपेंसेस भी तो हुआ होगा ना, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, इनकम इज द टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आपकी होगी इनकम। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज रेवेन्यू। देखो कैसे, इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जितना भी आपको टोटल रेवेन्यू मिला उसमें से मैं टोटल एक्सपेंस, जो भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जो भी लॉसेज एक्सपेंसेस है माइनस करूंगा, तो मेरे क्या बन के आ जाएगी, इनकम। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये जो बात कर रहा है यहाँ पर अपन, प्रॉफिट और इनकम अर्न बाय द फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। 12th में आपके पास प्रॉफिट का चार्ट बना के देखिए, हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। दैट इज द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, जहाँ पर ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में, और P&L से निकलता है नेट प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट का यूज़ क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स और रेंडरिंग एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब ये डिफरेंस किसका है, कि डायरेक्ट कॉस्ट, मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई है और मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी हुई है, कितने का गुड्स मैंने कितने में सेल किया है। तो यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है ये ओनली सर्विसेज पे निकल रहा है और हमारे गुड्स पे निकल रहा है।
हमने अदर एक्सपेंसेस यूज़ नहीं किया। इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक भी यूज़ नहीं किया। ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ भी यूज़ नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हमने ओनली गुड्स से रिलेटेड किया। कितने का गुड्स था, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स मैंने कितने में सेल किया है। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से मुझे काफ़ी एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। तो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ लिखा इनकम। देखो 10th पॉइंट, अगर मैं यहाँ 10 कह सकता हूँ इनकम इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, इट मीन्स इट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। ऊपर यही फॉर्मूला बन के आया था मेरा, इनकम इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। मतलब आपने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट मतलब टोटल बिजनेस का नेट प्रॉफिट। इसके अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, P&L अकाउंट से निकलेगा, और ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है और हमें बिजनेस को ओनर को पे करना है। बिजनेस किसको पे करेगा, प्रॉफिट ओनर को। सिंपल, अर्न किसने किया है सारा प्रॉफिट, ओनर ने। तो ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट हम P&L अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे और सारा कैपिटल में ऐड करेंगे। Okay students, that's all for today. If you have any kind of doubt, you can comment in comment box. Thank you.